वाले हैं कि सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग कैसे करेंगे, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट है सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट कैसे चलते हैं। कल हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास होती है और ऑब्जेक्ट होता है। क्लास एक डिज़ाइन होती है और ऑब्जेक्ट एक रियल चीज़ होती है, रियल थिंग होती है। तो पहले पहले हमें क्लास बनाना होगी, फिर हम उसके बाद ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। जब मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो मैंने सी प्लस डॉट CPP से आपका प्रोजेक्ट सेव होता है। तो आपके पास अब जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन डॉट CPP होता है। हाँ, डॉट CPP होता है। आप जब आप प्रोग्रामिंग सी में कर रहे थे तब आपका जो एक्सटेंशन होता था वो डॉट सी होता था, यहाँ डॉट CPP होता है। यहाँ पर हम जो इंक्लूड करते हैं वो कॉनियो डेट एज आयो डॉट एच नहीं करते हैं, यहाँ पर आयो स्ट्रीम इंक्लूड करते हैं, आयो स्ट्रीम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, आयो स्ट्रीम इंक्लूड करना आपको, और उसके बाद आपको आयो स्ट्रीम इंक्लूड करने के बाद में आपको एक और चीज इंक्लूड करनी है, वो है नेम स्पेस STD। यह आपको लिखना है यूजिंग नेम स्पेस STD। इससे जो रेडीमेड फंक्शंस बने हुए हैं, रेडीमेड जो पहले से बनी क्लासेस होंगी, कुछ वो काम में आएंगी हमको। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने की वजह से सीधे फंक्शन तो बन ही सकते हैं, लेकिन क्लासेस भी बनती हैं। मैंने जैसे कल बताया था सी प्लस प्लस इज सुपर सेट ऑफ सी, इसलिए यहां पर हम सी के सारी चीजें यूज कर सकते हैं। तो सी का प्रिंट एफ स्कैनएफ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट एफ स्कैनएफ की जगह यहाँ पर प्रिंट एफ की जगह सी आउट करके यहाँ पर एक कोड चलता है, सी आउट, आउटपुट दिखाने के लिए। फिर इसके अंदर आपने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो ये हेलो वर्ल्ड एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो हेलो वर्ल्ड आपको क्या, प्रिंट एफ की जगह यहाँ पर हम सी आउट यूज करेंगे। हाँ, प्रिंट एफ की जगह सी आउट यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको इनपुट लेना है, जैसे आपको ये तो दिखी कि आप मैं स्लेशन दे के इसको एक बार प्रिंट करता हूं तो आपको रिजल्ट प्रॉपर दिख जाएगा। तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड दिख रहा होगा। अगर आपको इनपुट लेना है तो इनपुट भी ले सकते हैं। जैसे दो नंबर का सम करना हो तो इंटीजर x इक्वल टू 0, इंटीजर y इक्वल टू 0। अब आप इनपुट लेना है तो आप पहले मैसेज देंगे सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू इनपुट लेना है तो आप स्कैनएफ नहीं लिखेंगे, स्कैनएफ की जगह आप लिखेंगे सी इन। सी इन, हाँ सी इन चलता है इनपुट लेने के लिए। फिर दो ब्रैकेट लगाएंगे, फिर उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसमें इनपुट लेना है। तो ये नए सिंटेक्स से जो सी प्लस प्लस में चलते हैं। ऑल द आप प्रिंट एफ स्कैनएफ अभी भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद फिर वही इंटीजर z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये हमने थोड़ा सा चेंज जो है, मैंने यहाँ पर चेंज बताया क्या चेंज है। यहाँ पर इस z को मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो प्रिंट करने के लिए वापस सी आउट, सी आउट में आप ऐसे करेंगे, अगर आपको मैसेज देना साथ में तो सम इज इक्वल टू, फिर एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे और फिर आप z लिखेंगे। तो आप एक से ज्यादा आउटपुट को सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग एंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट का यूज करके आप सेपरेट कर सकते हैं आउटपुट को।
समझ में आ गया? तो इस तरह से ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, प्रिंटफ स्कैनफ को हटा के C++ में कैसे बनता है ये हमने किया। अब हम जो एक्चुअली जो नई चीज जो इसमें है जिसका हमें यूज करना है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो सी का सारा सिंटेक्स चलेगा, सारे फॉर लूप, व्हाइल लूप, स्ट्रक्चर, पॉइंटर सब चलेगा, पर हमें पढ़ना नया क्या है। तो नया है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। जैसे मान लेते हैं कि आप एक रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल एक 2 डायमेंशनल शेप होता है। तो आप रेक्टेंगल को एक कॉपी में ड्रॉ करते हैं, नोटबुक में ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग बुक में ड्रॉ करते हैं, मैथ्स की बुक में ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल को। तो रेक्टेंगल एक ड्रॉ करने वाली चीज है, तो एक शेप है, तो वो एग्जिस्ट करता है। आपने बना दिया मतलब वो एग्जिस्ट करता है। तो रेक्टेंगल में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको पता होती है रेक्टेंगल बनाने के लिए, बताइए जरा। हाँ जी, हाँ। तो एक रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ दो चीजें पता होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, उस रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू ए क्लास, कि भाई उसमें जो जो प्रॉपर्टीज है उनके नाम पता कर लिया आपने। एक प्रॉपर्टी तो है लेंथ, एक प्रॉपर्टी है ब्रेड्थ। रेक्टेंगल जो होता है उसमें सारे एंगल्स तो 90 डिग्री के होते हैं, तो वो अलग से स्टोर करने की जरूरत नहीं, तो हम लेंथ और ब्रेड्थ रख लेते हैं। तो ये तो हो गई अपनी प्रॉपर्टीज, लेंथ और ब्रेड्थ तो हो गई रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं कि तो अगर हम रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो रेक्टेंगल में जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी। एक हो जाएगी लेंथ और एक हो जाएगी ब्रेड्थ। अभी मैं सिंपल लिख रहा हूं, सिंटेक्स में कन्वर्ट करेंगे अभी। अब इस डेटा का क्या कर सकते हैं, तो इस डेटा पे हम क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल का हम एरिया भी निकाल सकते हैं और रेक्टेंगल का हम पेरीमीटर भी निकालते हैं। तो जो एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना, क्या वो प्रोसेसिंग हो गई। तो उस प्रोसेसिंग को हम बोलेंगे बिहेवियर, है ना। तो कैसे निकालते हैं एरिया, कैसे निकालते हैं, लेंथ, हाँ लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, विजिबल है आपको सब अभी यहाँ पर। तो ये मैंने एक बहुत जनरल आइडिया लिया कि एक रेक्टेंगल होता है, इसमें ये तो प्रॉपर्टीज, ये तो डेटा होता है, और ये बिहेवियर यानी प्रोसेसिंग होती है। अब इसको हम C++ के क्लास सिंटेक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो क्लास इसलिए बनाते हैं कि पहले हम चीज को डिफाइन कर ले रेक्टेंगल क्या होता है, फिर हम जितने भी रेक्टेंगल हम बनाएंगे उनकी इंफॉर्मेशन हम रखते जाएंगे नए नए ऑब्जेक्ट्स में। तो अभी हम क्लास एज ए क्लास बता रहे हैं रेक्टेंगल को। तो अभी मैं इसको मैं सिंटेक्स में कन्वर्ट करता हूं, C++ के सिंटेक्स में। अभी मैंने इसको कमेंट कर लिया। तो मैं एक क्लास बनाऊंगा और क्लास का नाम दूंगा रेक्टेंगल, कि रेक्टेंगल एक क्लास है, एक नई तरह की चीज है। तो नई तरह की चीज है तो उसको डिफाइन करेंगे। तो ऐसे क्लास डिफाइन किया। अब उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं लेंथ और ब्रेड्थ, उनके लिए वेरिएबल बनाएंगे। तो लेंथ और ब्रेड्थ का डेटा टाइप क्या रखना चाहिए, लेंथ और ब्रेड्थ किस डेटा टाइप का यूज करके रखना चाहिए। अगर सी में रखते तो क्या करते हैं आप, इंटीजर भी रख सकते हैं, लेकिन पॉइंट में आएगा तो आप फ्लोट रख सकते हैं। तो ये एज ए वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हैं, फ्लोट लेंथ, फ्लोट ब्रेड्थ। तो प्रॉपर्टीज आप इस तरह से बनाते हैं। ये आपकी बन गई प्रॉपर्टीज, ठीक है। इनको हम डेटा मेंबर भी बोलते हैं, या इनको हम ऑब्जेक्ट वेरिएबल भी बोलते हैं। अब हम आते हैं बिहेवियर पे।
यानी फंक्शंस पे। जो बिहेवियर यानी जो कैलकुलेशन होता है, जो प्रोसेसिंग होती है, जो एक्शन होती है, उसको हम बिहेवियर बोलते हैं। और बिहेवियर को हम यहाँ पर फंक्शन के तौर पे बनाएंगे। तो अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पर, void find area, एक फंक्शन बना लिया। तो ये फंक्शन क्लास के अंदर ही बनेगा। हाँ, अभी अभी जहां पर डेटा रखा है उसके नीचे ही फंक्शंस बनेंगे, जिससे उस डेटा पर हम इजीली काम कर सकें। तो ये वेरिएबल्स और ये फंक्शन, ये एक ही स्कोप में, इनका स्कोप है ये क्लास, ये क्लास के अंदर है। तो क्लास के अंदर जितने वेरिएबल आप बनाएंगे वो सारे वेरिएबल क्लास के अंदर के फंक्शन के अंदर काम आ जाएंगे। तो आप यहां लिख सकते हैं फ्लोट एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इस फंक्शन में मुझे कोई भी वेरिएबल पास करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। ये जो ऊपर वेरिएबल बनाए थे क्लास में, यही वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर काम में आ गए। और इस एरिया को मैं प्रिंट कर देता हूं। तो प्रिंट करने के लिए मैं सी आउट यूज करूंगा अब। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया कि वो जो डेटा मैंने डिक्लेयर किया था उस डेटा को मैंने यहीं पर यूज कर लिया। अब मुझे ऐसे कैसे पेरीमीटर भी निकालना है। तो मैंने एक फाइंड पेरीमीटर नाम का एक फंक्शन बनाया, और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला लगा दिया मैंने, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, अब मैं पेरीमीटर प्रिंट कर देता हूं। ठीक, तो ये तरीका है क्लास बनाने का। अब इससे क्लास बनी है, समझ रहे, इससे क्लास बनी है लेकिन कुछ प्रोसेसिंग शुरू नहीं हुई, कोई डेटा स्टोर नहीं हुआ अभी तक। वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, वेरिएबल को मेमोरी मिली नहीं है। तो क्लास बनाने से काम शुरू नहीं हो जाता, क्लास बनाने के बाद ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि जैसे आपके पास एक बाइक है सुजुकी डिक्सर, अगर वो बाइक है तो वो बाइक रियल है, लेकिन बाइक का जो मॉडल कंपनी ने बनाया था ऑफिस के अंदर पेपर से मिलके एक मॉडल बनाया था, वो मॉडल जो है वो क्लास है। तो यहां पर भी हमने एक मॉडल बनाया है, अभी डेटा नहीं रखा हमने। हमने डिसाइड किया कि एक रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, और रेक्टेंगल में एरिया होता है, रेक्टेंगल में पेरीमीटर होता है, पर अभी एक्चुअल में कोई डेटा रखा ही नहीं हमने। यानी अभी मेमोरी अलोकेट नहीं की हमने इस किसी भी वेरिएबल को, अभी बस बताया कि वेरिएबल होते हैं पर वेरिएबल में मेमोरी नहीं है अभी। सो क्लास क्या होता है, कंसेप्ट होता है कि क्या क्या होगा और कैसे होगा। ठीक है, अब एक्चुअल डेटा स्टोर करने के लिए इस क्लास के हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो अब मैं मेन फंक्शन में आऊंगा। तो जैसे आप स्ट्रक्चर बनाते थे, याद है आपने स्ट्रक्चर बनाना सीखा था सी में, तो स्ट्रक्चर में भी आप वेरिएबल डाल लेते थे, बस स्ट्रक्चर में फंक्शन नहीं होते थे, यहां पर फंक्शन भी आ गई, समझ लीजिए आप। तो क्लास और स्ट्रक्चर में डिफरेंस है कि क्लास में वेरिएबल होते हैं बहुत सारे, लेकिन फंक्शन भी होते हैं साथ में। तो जब वेरिएबल और वेरिएबल पे काम करने वाले फंक्शन ग्रुप करके क्लास में रख देते हैं, एक ही जगह रख देते हैं सबको, तो इसको हम एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन एक कंसेप्ट हो गया, जैसे इनहेरिटेंस एक कंसेप्ट था, वैसे एनकैप्सुलेशन एक कंसेप्ट हो गया। कंबाइन डेटा एंड कोड टुगेदर इन ए सिंगल यूनिट। तो डेटा और कोड दोनों को एक ही यूनिट में कंबाइन करने को अपन क्या बोलेंगे, एनकैप्सुलेशन।
अब ये जो मैंने यूनिट बना दी, अब मैंने जो एक क्लास बना दी, अब इसके मैं रियल ऑब्जेक्ट्स बनाता हूं। तो ये समझ लीजिए कि जो आपकी एक बाइक है, उस बाइक का जो मॉडल बनाया था, अब मॉडल के बेसिस पर कंपनी ने बाइक्स बनाना शुरू कर दी। तो वैसे मैं रेक्टेंगल क्लास के ऑब्जेक्ट बनाता हूं। तो मैं मेन फंक्शन में आ रहा हूं। मेन फंक्शन में मैं आके पहले तो ये मैं कोड जो है थोड़ा सा कमेंट कर रहा हूं। ये जो कोड मैंने पहले बताया था आपको समझाने के लिए, उसको मैं कमेंट कर रहा हूं, जिससे वो परेशान ना करे हमको आगे। और अब मैं यहां पर उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाऊं। उस क्लास का नाम है रेक्टेंगल, और मैंने लिखा R1। तो जब मैं रेक्टेंगल R1 लिखता हूं तो मैं R1 करके एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो R1 क्या है? ऑब्जेक्ट है। कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है? रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट है। ऐसा करने से उसको मेमोरी मिल गई है, और उस मेमोरी में दो वेरिएबल स्टोर करने की जगह बन गई है। एक वेरिएबल है उसके अंदर लेंथ, और एक वेरिएबल है उसके अंदर अब अगर मैं इसको कंपाइल करता हूं, तो यहां पर एक सिंटेक्स एरर है। सिंटेक्स एरर ऐसा है कि लेंथ इज प्राइवेट मेंबर, ब्रेड्थ इज प्राइवेट मेंबर, पढ़ने में आ रहा होगा। ये इसलिए बोला कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसकी जो मेमोरी होती है वो प्रोटेक्टेड हो जाती है, वो सिक्योर हो जाती है। उस मेमोरी में जाके कोई एक्सेस नहीं कर सकता। तो एक बार जब कोई ऑब्जेक्ट बन जाता है तो वो सिक्योर हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है, प्राइवेट हो जाता है उसका डेटा। आपको उस ऑब्जेक्ट के अंदर का डेटा आप कहीं से भी एक्सेस कर सको, मेन फंक्शन में से एक्सेस कर सको, कहीं भी एक्सेस करो, तो उस डेटा को पब्लिक करना पड़ता है। तो बाय डिफॉल्ट डेटा प्रोटेक्टेड रहता है, डेटा बंद रहता है। इसी को हम डेटा हाइडिंग बोलते हैं। डेटा हाइडिंग मीन्स डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाहर से उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट के अंदर से ही कर सकते हैं। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, अगर आपको डेटा बाहर से एक्सेस करना है, अच्छा, लेंथ और ब्रेड्थ एक्सेस करते टाइम इन फंक्शन में कोई एरर नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन इसी क्लास का पार्ट है। ठीक है? ये फंक्शन इसी क्लास का पार्ट है, इसलिए इस क्लास के अंदर हम लेंथ और ब्रेड्थ को यूज कर पा रहे हैं। लेकिन हम जब क्लास के बाहर जैसे यूज करने लगते हैं तो प्रोटेक्शन की एरर आ जाती है कि प्राइवेट मेंबर है। तो वो मेमोरी जो हो गई वो सिक्योर मेमोरी हो गई, उसको बाहर से कोई दूसरा फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता। उस मेमोरी को उस क्लास के अंदर के फंक्शन ही एक्सेस कर सकते। तो अगर हम उसे बाहर एक्सेस करना चाहते हैं तो वेरिएबल को स्टार्ट करने के पहले हमें लिखना पड़ेगा पब्लिक और कॉलन लगाना पड़ेगा। ऐसा करने से जब भी वो मेमोरी बनेगी तो उस मेमोरी को कहीं से भी एक्सेस कर पाएंगे अपन, क्लास के अंदर से भी, क्लास के बाहर से भी। तो मैंने पब्लिक लिखना पड़ेगा, पब्लिक कॉलन। उसके बाद में फिर ये सिंटेक्स एरर नहीं आएगा। मैं फिर से कंपाइल करके दिखाता हूं इसको। तो आप देख रहे हैं कि यहां सिंटेक्स एरर नहीं है। ठीक है? अब क्या करते हैं, जब भी आप क्लास बनाते हैं तो क्लास बनाने के बाद सबसे आखिरी में एक सेमीकोलन लगाना पड़ता है, ध्यान रखना है आपको। ऐसा कैसे आप स्ट्रक्चर में भी करते थे, अगर याद हो आपको तो। हाँ, सब क्लास बनाने के बाद सेमीकोलन लगाना होता है, क्लास खत्म हो गई है डिक्लेरेशन। तो अब मेरे पास सिंटेक्स एरर नहीं आ रहा। अब मैंने ये कर लिया। इस डेटा को चाहे तो मैं डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकता हूं यहीं पर कि मैंने क्या क्या रखा है। तो R1 डॉट लेंथ, और थोड़ा सा स्पेस दे दूं मैं,
r1 डॉट ब्रेथ, इसको ऐसा प्रिंट भी कर सकते हैं आप। आपको बार बार श्लेषण लिखना पड़ता है, तो श्लेषण के लिए एक शॉर्टकट दिया है एंडल। एंडल करके एक लाइन कीवर्ड दिया हुआ है, एंडल को श्लेषण को रिप्रेजेंट करता है, तो आप एंड लाइन भी यूज कर सकते हैं। तो बार बार आपको श्लेषण लिखने से फुर्सत मिलेगी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी श्लेषण लिखने की। आप श्लेषण की जगह क्या लिख सकते हैं, एंडल। तो अब मैं रन कर रहा हूं, तो मैंने आप डायरेक्टली एक्सेस करना सीख लिया उनको। लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ में मैंने 56 रखा, ब्रेड्थ में मैंने 4 रखा। प्रिंट हो गया। अब मैं इस डेटा का क्या करूं, बोले इसका एरिया निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो एरिया और पेरीमीटर उसी क्लास के अंदर है और मुझे इसी डेटा पे काम करना है। तो मैं यहां लिखूंगा r1 डॉट फाइंड एरिया। अब फाइंड एरिया नाम का जो फंक्शन है उसको कॉल कैसे करेंगे, उसको कॉल करने के लिए आपको उस ऑब्जेक्ट का नाम बताना है जिस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा रखा है। तो r1 ऑब्जेक्ट में डेटा रखा है, लेंथ ब्रेड्थ, उसी डेटा पे काम करना है, तो हम लिखेंगे r1 डॉट फाइंड एरिया। तो यह फाइंड एरिया नाम का फंक्शन में जो कोड लिखा है वो किसके डेटा पे काम करेगा, r1 के डेटा पे। इसी तरह से r1 डॉट फाइंड पेरीमीटर फंक्शन भी बनाया था हमने, उसको भी हम चला सकते हैं। तो एक हमने रेक्टेंगल बनाया, उसकी लेंथ 56 रखी, उसकी ब्रेड्थ 4 रखी, फिर उसका एरिया निकाला, उसका पेरीमीटर निकाला। अब मुझे, अगर आपने हो सकता है एक रेक्टेंगल और बना लिया, तो दूसरा रेक्टेंगल बनाने के लिए आप फिर से वही सिंटेक्स लेंगे और रेक्टेंगल का नाम R2 रख देंगे, है ना। ये समझ लो कि सुजुकी ने नई बजाज 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 डिक्सर की नई बाइक बना दी उन्होंने। भाई वो बजाज डिक्सर एक ही बाइक तो नहीं बनाएंगे सिर्फ नीति पटेल के लिए, वो तो बहुत सारे लोगों के लिए बाइक बनाएंगे। तो जो दूसरी बाइक बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, वैसी बनानी पड़ेगी उनको डिक्सर का मॉडल की। तो हमने ये जो लिखा है रेक्टेंगल R2, हमने रेक्टेंगल का एक और ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर से नई मेमोरी अलोकेट हो गई। अब ये नई मेमोरी है, ये मेमोरी नई मेमोरी है, तो खाली पड़ी है, अभी डेटा नहीं डाला हमने। अगर इसको प्रिंट करोगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। मैं इस R2 के अंदर क्या डेटा रखा है, R2 के अंदर लेंथ है, R2 के अंदर ब्रेड्थ है, लेकिन मैंने कुछ डाला नहीं अभी तक, तो खाली पड़ी हुई है मेमोरी। मैं इसको रन करके दिखा रहा हूं आपको। तो मेमोरी में आपको क्या दिख रहा है, 0 0। तो इसमें भी डेटा डाल दो, बोले इसको खाली क्यों रखें, तो R2 की लेंथ भी सेट कर दो, R2 की ब्रेड्थ भी सेट कर दो, R2 में भी R2 का भी फाइंड एरिया कर लो, R2 का भी फाइंड पेरीमीटर कर लो। तो कोड एक बार लिखना पड़ता है और आप बड़ा अलग अलग डेटा पे उसको बार बार चला सकते हो। अब मैं रन करता हूं इसको, आ गया समझ में, ठीक है। तो ये हमने देखा कि ये दूसरे ऑब्जेक्ट पे भी काम कर रहा कोड। तो ये जो फाइंड एरिया और फाइंड पेरीमीटर फंक्शन बनाए हैं, जब मैं R1 से करूंगा कॉल, तो R1 की लेंथ और ब्रेड्थ पे काम करेगा। जब R2 से कॉल करूंगा तो R2 की लेंथ और ब्रेड्थ पे काम करेगा। समझ गए। हाँ, तो क्लास की हेल्प से हम कॉमन फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, कॉमन वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, और उसके ऑब्जेक्ट बना बना के बहुत सारी बार उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर एक और ऑब्जेक्ट बनाना तो फिर क्या लिखेंगे आप, है ना। फिर उसमें भी डेटा सेट कर देंगे।
तो इसको भी रन कर लेते हैं हम लोग, तो ये भी आ गया। ऐसे आप कितने ही ऑब्जेक्ट, अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट्स बना सकते, कोई लिमिट नहीं है, मेमोरी इज द लिमिट। तो क्लास एक बार बनती है, ऑब्जेक्ट कई बार बनाए जा सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये होता है एक बेसिक प्रोग्रामिंग में कि क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट्स क्या है।